देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन जो है हम लोगों ने मैपिंग पढ़ा था। मतलब मैपिंग जो है फंक्शन ही होता है, ठीक है। जब कोई सेट ऑफ रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे मैपिंग बोलते हैं। और उसमें हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन, इनपुट ये पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था ये वाला जो पोर्शन है, ये रेंज, ये हम लोग बाद में समझेंगे। बाकी हम लोग को ऐसे ही नॉर्मली समझ में आया था कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन और ये वाला पॉइंट उसके बाद ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब हम लोगों ने मैपिंग पढ़ लिया, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग करो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक सेकंड, पेन क्यों नहीं चल रहा है? ये पेन का क्या हो जाता है? तो एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा, वो क्या है इसका? ठीक है, अब चलेगा। पेन वाला मोड ही और पता नहीं ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ठीक है, चलो अब चलेगा। हाँ, तो देखो, हेडिंग करो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को हम लोग यहाँ पर दो तरह से मेनली डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखो, एक है बेस्ड ऑन मैपिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन मैपिंग। मैपिंग के ऊपर बेस्ड करके हम लोग फंक्शन को कितने तरीके से देख सकते हैं। और दूसरा हो गया बेस्ड ऑन रेंज, बेस्ड ऑन रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब क्या था? रेंज का मतलब लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है। रेंज का मतलब क्या है? आउटपुट ही है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको एक बार भूल जाओ, ये हम लोग समझेंगे अभी। ये पॉइंट डिस्कस करने से ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। रेंज का मतलब आउटपुट सेट था, ठीक है। रेंज का मतलब आउटपुट सेट था। और यहाँ पर रेंज यानी आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके कितने तरीके का फंक्शन होता है? मैपिंग के ऊपर। अच्छा, अब ये मैपिंग का मतलब क्या है? जब हमारा फंक्शन कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेगा। बेसिकली मैपिंग में फंक्शन को ना ड्रॉ किया जाता है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे सर्कल वगैरह में ड्रॉ किया जाता है, तो इसको मैपिंग बोलते हैं। ये मैप कर रहे हैं ना, जैसे मैप में तुम लोग पॉइंट आउट करते हो ना, इंडिया का मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है, कैसे है, तो उसमें पॉइंट आउट करते हैं ना। तो ऐसे फंक्शन में भी ना मैपिंग होता है। ये देखो हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे, पूरा समझ में आएगा। ये देखो, ये 3 के लिए ये 3 इनपुट है तो उसका आउटपुट 6 है, ठीक है। तो ये मैपिंग बोल रहा है। तो मैपिंग के बेसिस में फंक्शन क्या क्या होता है और रेंज के बेसिस में फंक्शन क्या क्या होता है, लिखो। मैपिंग के बेसिस में फंक्शन दो तरीके का होता है, वन वन और इंजेक्टिव नाम है, ठीक है। वन वन या फिर इंजेक्टिव, मेनी वन या फिर इसका और एक नाम है सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव। अच्छा, और रेंज के ऊपर बेस करके ऑन टू और इनटू, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सब नाम है, ठीक है। ऑन टू, इनटू, ये नाम है। ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन और इंजेक्टिव, मेनी वन और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं, ऑन टू का मतलब क्या होता है। ऑन टू का मतलब होता है इफ
एक काम करते हैं, ऐसे नीचे नीचे लिखते हैं तो कंपेयर करने में आसानी रहेगा। ऑन टू बोल के इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर इन टू बोल के इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऑन टू फंक्शन का मतलब है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज at least one pre-image, और यहाँ पर even if single element is not having a pre-image, इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, ठीक है। ये समझ में आएगा, बताते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा ए सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिया 2, 5, 7, 11, ठीक है। और बी सेट के अंदर भी मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया 8, 20, 28, 44 और 48, ठीक है। और मैंने फंक्शन बना लिया f ऑफ x इक्वल टू 4x, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इनपुट आउटपुट सेट को लिखना चाहे, मतलब ये देखो, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये फंक्शन हम बता रहे हैं। फंक्शन मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, 4x, मतलब जैसे मैंने लास्ट दिन x का स्क्वायर प्लस 1 किया था। a मतलब इनपुट सेट, b मतलब आउटपुट सेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर इनपुट आउटपुट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, फिर हम ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि अगर हम लोग 2 इनपुट दे रहे हैं, ये मेरा इनपुट सेट है, क्योंकि मैंने लास्ट दिन एग्जाम्पल में बोला था ना, a सेट को नॉर्मली हम लोग इनपुट और b को आउटपुट बोलेंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि a जो है ये मेरा इनपुट सेट है और b जो है ये मेरा अगर आउटपुट सेट है, ठीक है। तो अगर हम 4x जो फंक्शन है इसमें 2 देंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 2 देने से क्या मिलेगा वो हम कॉमा देके लिखेंगे। मतलब हम एक्चुअली ऐसे लिखना चाहते हैं, इनपुट कॉमा आउटपुट, इस तरीके से हम एक ऑर्डर्ड पेयर में सेट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब डेटा लिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, सेट नहीं डेटा लिख रहे हैं। तो मुझे बोलो कि अगर हम लोग 2 इनपुट देंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। अगर मेरा फंक्शन 4x है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। क्या हम समझा पाए क्वेश्चन? हाँ बोलो। 8, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट बोलो, अगर हम लोग इनपुट 5 देते हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। 20। अगर हम लोग इनपुट 7 देते, हाँ 7 देते हैं तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 28। हाँ, और अगर इनपुट हम लोग 11 देते हैं, मतलब x का वैल्यू तो मेरा इनपुट है, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 44, ठीक है। आउटपुट मुझे मिल जाएगा 44, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा जो इनपुट सेट है उसमें होना चाहिए 2, 5, 7, 11, और आउटपुट सेट में मेरा होना चाहिए 8, 20, 28, 44। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है 8, 20, 28, 44 और एक 48 भी लिखा है, जिसका हमें कोई मतलब, ये आउटपुट सेट में तो है, आउटपुट सेट में मैंने लिखा है, लेकिन इसका कोई भी मुझे इनपुट नहीं मिला, ठीक है। इसका कोई मुझे इनपुट नहीं मिला। अब थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इनटू का मतलब क्या लिखा हुआ है, इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, ठीक है। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को याद करोगे तो इनपुट को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है, और आउटपुट को हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। ये कब पढ़ा था, लास्ट दिन हम लोगों ने देखो पढ़ा था। यहाँ पर जो इनपुट है वही प्री इमेज है, जो आउटपुट है वो है हम लोग का इमेज, या कोडोमेन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का इनपुट सेट में है 2, 5, 7, 11, और जो आउटपुट सेट में है उसमें हम लोग का 8, 20, 28, 44 और 48 है, जिसमें से अगर हम लोग देखेंगे कि 48 का हमें कोई पेयर नहीं मिला, मतलब ऐसा कोई भी प्री इमेज नहीं है जिसका इमेज 48 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, ठीक है। इवन इफ मतलब ऐसा होगा कि एक सिंगल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जैसे कि 48 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन,
ठीक है। और इसके साथ इसको हम लोग 1 1 भी बोलेंगे, ठीक है। अब 1 1 क्यों बोलेंगे वो बताते हैं। देखो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन भी बोलेंगे। अब 1 1 बोलने का रीजन क्या है, उसके लिए हम मैपिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि 1 1 जो है मैपिंग के ऊपर बेस्ड है। तो हम मैपिंग करेंगे। ऐसे तो सर्कल बना लिया, ठीक है, ऐसे करके सर्कल बना लिया, ठीक है। हम लोग का प्री इमेज क्या है, 2 5 7 और 11। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है हम लोग का f ऑफ x इक्वल टू 4x, ठीक है। अब इसमें से ये देखो, ये फंक्शन जब एक्टिव हो रहा है तो 4 इंटू 2 8 आ रहा है, 4 इंटू 5 20 आ रहा है, ठीक है, 4 इंटू 7 28 आ रहा है, 4 इंटू 11 44 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा 44 आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे मैंने एक 48 भी लिखना है, क्योंकि देखो 48 जो है मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पर 48 मैंने यहाँ पर रखा है। अब अगर हम लोग मैपिंग को जो है डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, 2 के लिए 8, ठीक है, 5 के लिए 20, 7 के लिए 28, 11 के लिए 44, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का जो है यहाँ पर देखो, ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर हर एक इनपुट के लिए या फिर हर एक प्री इमेज के लिए हम लोग का क्या है, एक इमेज है, ठीक है, यूनिक इमेज है। हर एक प्री इमेज के लिए हम लोग के पास एक यूनिक इमेज है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन का मतलब डिफरेंट, ये देखो 1 1 का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट इन A having different image in B, ठीक है। ये A है, ये B है, ठीक है। हर एक प्री इमेज का एक अलग इमेज है, ठीक है, हर एक प्री इमेज का एक अलग इमेज है, एक ही जैसा नहीं है। अब वो देखो आगे पढ़ने से समझ में आएगा, एक ही जैसा नहीं है ये हम क्यों बोल रहे हैं। जब तक हम लोग 2-3 फंक्शंस को नहीं पढ़ लेते हैं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार बताते हैं, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ये दोनों पॉइंट कवर हो जाएगा ना, ऑन टू इनटू ये पूरा, तो समझ में आएगा डिफरेंसेस क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनपुट लिया, ठीक है। तो मेरा आउटपुट सेट ऐसे बनना चाहिए, इनपुट कॉमा आउटपुट बेसिस पे लिखेंगे तो, लेकिन मैंने आउटपुट में एक 48 भी लिख रखा है, जो कि आउटपुट सेट है किसी वजह से, लेकिन उसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, इसीलिए इनटू फंक्शन है, ठीक है। और ये 1 1 भी है। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर एक इनपुट के लिए एक डिस्टिंक्ट आउटपुट है, हर एक प्री इमेज के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है, डिफरेंट इमेज है। तब हम लोग इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है, तब हम लोग इसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इनटू के बाद ऑन टू पे डिस्कशन करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैंने ए सेट लिख दिया जिसमें मैंने लिखा 6 8 14 और 10, ठीक है। और बी सेट लिख दिया 3 4 7 और 5, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फंक्शन सेट किया f ऑफ x इक्वल टू x बाई 2, ठीक है। अगर हम इनपुट कॉमा आउटपुट बेसिस पे लिखेंगे, जब हम 6 इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा बताओ, बोलो। 6 इनपुट देने से 3, 8 इनपुट देने से 4, अच्छा 14 देने पे, नेक्स्ट 14 ही है तो 14 ही लिखेंगे, 7। और 10 इनपुट देने से 5, 5, ठीक है, 5, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये इनटू है कि ऑन टू है। अब देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट क्या क्या आया, 3 4 7 5, और जो मैंने आउटपुट सेट बनाया उसमें भी एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है 3 4 7 5, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है ना तो कुछ कम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन यानी जिसे सेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ये कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है हैज
एटलीस्ट वन प्री इमेज, सभी का एक एक प्री इमेज है। देखो 3 का एक इनपुट है, क्या है 3 का इनपुट 6 है, 4 का इनपुट क्या है 4 का इनपुट 8 है, 7 का इनपुट क्या है 14 है, 5 का क्या है 5 का 10 है। अच्छा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे, ये फंक्शन हम लोग का ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, और एज वेल एज ये 1 1 भी है, ठीक है, ये 1 1 भी है। क्यों 1 1 है, मैपिंग करके देखो, हम लोग यहाँ पर मैपिंग करते हैं। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, 8, 14 और 10 जो मैंने इनपुट लिया था, और फंक्शन क्या करवाना है x/2, ठीक है, f इक्वल टू x/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पहले वाले केस में, फिर 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैपिंग कैसे चेक करेंगे, देखो मतलब 1 1 का मतलब क्या होता है, हर एक इनपुट के लिए एक अलग यूनिक आउटपुट होना चाहिए। देखो 6 के लिए 3 है, 8 के लिए 4 है, 14 के लिए 7 है, 10 के लिए 5 है, तो इसे हम लोग 1 1 भी बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा समझ में आया होगा कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, इनटू क्या है। अब अगर हम समरी करके बोले 1 1 का मतलब समझो, 1 1 का मतलब है 1 to 1, मतलब एक इनपुट के लिए एक लौता आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक लौता आउटपुट होना चाहिए, तो ही वो 1 1 होगा। इसमें देख लो हर एक इनपुट के लिए एक लौता आउटपुट है, ऐसा नहीं है कि 6 के लिए 3 भी है और 6 के लिए 4 भी है, ऐसा नहीं है, यूनिक है, यूनिक, ठीक है। 6 के लिए सिर्फ 3 है, 3 और किसी के लिए नहीं है, 8 के लिए 4 है, 4 और किसी के लिए नहीं है, या फिर 4 के लिए 8 है, 8 और किसी के लिए नहीं है। जैसे भी देखो एवरी एलिमेंट जो भी कोडोमेन में एलिमेंट है, मतलब हम लोग का आउटपुट एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट इनपुट रहेगा ही रहेगा, हर एक आउटपुट के लिए एक डिस्टिंक्ट इनपुट, या फिर हर एक आउटपुट के लिए या कोडोमेन के लिए एक प्री इमेज होना ही चाहिए, तो हम लोग उसे बोलते हैं एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हो गया, एटलीस्ट एक प्री इमेज है, और 1 1 का मतलब यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक, ठीक है, हर एक के लिए एक होना चाहिए। 1 1 यहाँ पर भी देखो हर एक के लिए एक है आउटपुट, तो ये हम लोग का 1 1 हो गया। अच्छा अब ये इनटू क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें एक कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है 48 जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसीलिए 1 1 तो है, क्योंकि हर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट है, 1 1 तो है, लेकिन ये साथ ही साथ इनटू फंक्शन भी बन रहा है, क्योंकि एक हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको अब डिफाइन करना चाहिए, ये वाले पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस फंक्शन के लिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया इसमें हम लोग लिखेंगे रेंज जो है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है, देखो रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ इमेज, ठीक है, जो सेट ऑफ इमेज आएगा वही रेंज होगा। मतलब अगर हम लोग इस फंक्शन का रेंज लिखना चाहे, इस फंक्शन का, तो इसका रेंज क्या होगा पता है, इसका रेंज हो जाएगा 8, 20, 28 और 44, ठीक है। रेंज का मतलब जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, रेंज का मतलब है एक्चुअली सेट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हमें प्री इमेज के अगेंस्ट में इमेज मिलता है, प्री इमेज के अगेंस्ट में इमेज मिलता है, ठीक है। तो रेंज का मतलब हो जाता है सेट ऑफ इमेज, तो सेट ऑफ इमेज में 8 है, 20 है, 28 है, 44 है, 48 नहीं है, लेकिन जो आउटपुट सेट है यानी जो कोडोमेन है उसमें हमारे पास 8, 20, 28, 44, एक 48 भी है, तो इसका मतलब रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, देखो इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसमें अगर हम लोग रेंज लिखना चाहें, ठीक है, रेंज का मतलब है सिर्फ सेट ऑफ हमें इमेजेस लिखना है, तो इमेज हमें क्या क्या मिला 3, 4, 7, 5। इमेज कैसे पता करते हैं, इनपुट को फंक्शन में डाल के देखते हैं क्या मिल रहा है, वही होता है रेंज। रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेज, ठीक है, सेट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये हो गया रेंज इक्वल टू कोडोमेन। एक्चुअली नॉर्मली हम लोग रेंज और कोडोमेन को एक ही तरह से लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन जब टाइप्स ऑफ फंक्शन के बेसिस में देखते हैं तो उसमें एक स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए देखो मैंने क्या लिखवाया था, वाई का मतलब कोडोमेन का मतलब आउटपुट सेट मतलब इमेज होता है, मतलब रेंज होता है, लेकिन
रेंज और इमेज में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, रेंज और कोडोमेन में, ठीक है। क्या फर्क हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इमेज को ही रेंज बोलेंगे, अगर सेट ऑफ इमेज के अलावा कुछ उसमें और इंक्लूड है तो वो कोडोमेन तो हो सकता है बट वो सेट ऑफ इमेज नहीं हो सकता है। इसीलिए देखो कोडोमेन जो है वो सुपरसेट होगा रेंज का और रेंज सबसेट हो सकता है कोडोमेन का, जैसे कि इस केस में हुआ, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, कोडोमेन जो है वो सुपरसेट हुआ रेंज का, रेंज जो है वो सबसेट हुआ कोडोमेन का, और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गया। तो देखो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, दो एग्जाम्पल सीखा। एक तो हम लोगों ने इसमें से ये सीख लिया ऑन टू इनटू फंक्शन कैसा होता है, और दूसरा हम लोगों ने वन वन फंक्शन सीखा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग मेनी वन देखते हैं। देखो मेनी वन फंक्शन कैसा होता है। एग्जाम्पल 3, ए का वैल्यू मैंने ले लिया -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। फंक्शन ले लिया मैंने x का स्क्वायर, ठीक है। b बाद में लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर हम -2 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, मैम 4 4 मिलेगा। अगर हम लोग -1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा, मैम 1 1। और अगर 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0 0। 1 देने पे, 1 ही मिलेगा। 2 देने पे 4 4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसको पहले मैपिंग करके दिखाते, ठीक है। हम यहाँ पर एक मैपिंग करते हैं, फिर हम ना बी सेट लिखेंगे। देखो हम यहाँ पर मैपिंग करते हैं। मैपिंग में मैंने इनपुट क्या लिया है, इनपुट हमेशा इधर लिखा जाता है, -2, -1, 0। अच्छा इसको थोड़ा सर्कल को बढ़ाना पड़ेगा मुझे, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। अच्छा आउटपुट यानी कि एक्चुअली आउटपुट बोल सकते हो या फिर रेंज भी बोल सकते हो, अब देखना पड़ेगा आउटपुट रेंज सेम हो रहा है कि नहीं। अब हम लोग को -2 देने पे 4 मिला, और -1 देने पे 1 मिला, 0 देने पे 0 मिला, 1 देने पे 1 मिला, और 2 देने पे 4 मिला, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग इसका मैपिंग करेंगे तो कैसे होगा, -2 देने पे क्या मिला है, 4 मिला है। अच्छा फंक्शन क्या था, फंक्शन था मेरा x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा -2 देने से 4 मिला, -1 देने पे 1 मिल गया, ठीक है। 0 देने पे 0 मिल गया, 1 देने पे 1 मिल गया, ठीक है। 1 देने पे 1। अच्छा अब देखो दो बार 1 नहीं लिखेंगे, है ना। एक बार तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो 1 देने पे हमें क्या मिला, फिर से 1 मिला, ठीक है। अच्छा 1 देने पे भी हमें 1 मिला। अच्छा और 2 देने पे 4 मिल गया, 2 देने से 4 मिल गया, ठीक है। अब ये मेनी टू वन फंक्शन हुआ, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, मैपिंग के अकॉर्डिंग ये कौन सा फंक्शन बन गया, मेनी टू वन। क्यों मेनी टू वन, क्योंकि देखो एक से ज्यादा प्री इमेज का एक ही इमेज है, मतलब हम लोग -2 देने से भी 4 मिलेगा, और अगर हम लोग 2 देते हैं तो भी 4 मिलेगा, तो हुआ मेनी टू वन। मेनी टू वन मतलब इधर मेनी है, देखो इधर मेनी है, इधर 1 है, मतलब एक से ज्यादा इनपुट के लिए एक ही तरह का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। -2 पे भी 4 मिल रहा है, 2 पे भी 4 मिल रहा है, इसको बोला जाता है मेनी टू वन। 1 नहीं है कि -2 के लिए 4 है और -1 के लिए 1 है। हाँ बोलो। मैम एक बार फिर से बताइए ना, आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा फिर से बताते हैं। देखो तो यहाँ पर मेनी टू वन क्यों हो रहा है, वही हम समझा रहे हैं। मेनी टू वन का मतलब है -2 के लिए 4, मतलब देखो 1 to 1 का मतलब क्या होता है, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक मतलब -2 के लिए 4 है तो 4 और किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 4 और किसी के लिए है, किसके लिए है, 2 के लिए भी 4 मिल रहा है, तो क्या ये मेनी टू वन नहीं हुआ। इधर एक से ज्यादा इनपुट है, उसके अगेंस्ट में हमें एक ही तरीके का आउटपुट मिल रहा है, मतलब -2 हो या 2 दोनों के लिए हमें 4 मिल रहा है, मेनी टू वन, ठीक है। और देखो यहाँ पर -1 और 1 दोनों के लिए हमें 1 मिल रहा है, तो हुआ मेनी टू वन। क्या समझ में आया हम जो बोलना चाह रहे हैं, क्यों ये मेनी टू वन हुआ। मेनी मतलब मेनी इनपुट और उसके अगेंस्ट में एक ही आउटपुट, अलग अलग इनपुट के लिए एक ही तरीके का आउटपुट, उसको बोलते हैं मेनी टू वन। क्या समझ में आया। यस मैम। अच्छा बाकी लोग समझ में आ रहा है। यस मैम।
मेनी टू वन का मतलब क्या होगा, जब यूनिक नहीं होगा, ठीक है। मेनी टू वन का मतलब यूनिक नहीं होगा, वन टू वन में क्या हो रहा था, यूनिक हो रहा था, ठीक है। मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं मेनी टू वन में ऐसे लिख देते हैं डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे लिख लो, याद रहेगा। एवरी एलिमेंट इन बी, ठीक है, ये बी ये ए है, एवरी एलिमेंट इन बी हैज at least one pre-image in A, at least one pre-image in A। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि सभी का एक प्री इमेज, एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये देखो एक से ज्यादा है, 4 का 2 प्री इमेज है, ठीक है, 1 का 2 प्री इमेज है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 प्री इमेज मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है, मेनी टू वन फंक्शन हो गया। अच्छा, अब ये इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन, बताओ। उसके लिए हम यहाँ पर कोडोमेन लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे एग्जांपल में कोडोमेन है 0 1 2 4, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि ये इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। इनटू ऑन टू हमें कोडोमेन देख के बताना होता है, ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। अगर मेरा जितना रेंज है उतना ही, ये देखो जितना सारा रेंज है, रेंज कितना है यहाँ पर, रेंज हो जाएगा हम लोग का ये जो दिख रहा है 4 1 और 0, ठीक है। तो रेंज मेरा 4 1 0 है, मतलब सेट ऑफ इमेज मेरा 4 1 0 है, लेकिन कोडोमेन मेरा 0 1 2 4 है, ठीक है। कोडोमेन मेरा 0 1 2 4 है, मतलब मेरे पास कोडोमेन सेट में एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो कि मेरे रेंज में नहीं है। तो इससे ये कंक्लूजन आता है यहाँ पर रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया, अगर हम कोडोमेन को ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा ऑन टू होगा कि इनटू, क्या तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के बताने का कोशिश करोगे। ऑन टू का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, ठीक है। या फिर यहाँ पर बोला है इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू होगा। तो मुझे बोलो ये कौन सा लग रहा है तुम लोग को, ऑन टू या इन टू, बोलो। ऑन टू या इन टू लग रहा है, क्या लग रहा है? क्या इसमें सभी कोडोमेन जो है, देखो ऑन टू इन टू का सबसे अच्छा समझने का तरीका यहाँ पर ये है, अगर मेरा रेंज जो है वो सबसेट हो रहा है कोडोमेन का तो वो इनटू फंक्शन होगा। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होगा तो वो ऑन टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर, ये बी क्या है, बी मेरा कोडोमेन है, ठीक है, बी मेरा कोडोमेन है। तो कोडोमेन में और रेंज में क्या मेरा कोई ऐसा एलिमेंट है जो रेंज में नहीं है? देखो मुझे क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। क्या सारे कोडोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज है? मतलब 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, लेकिन 2 तो नहीं है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑन टू तो नहीं होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, एक सिंगल एलिमेंट है, एटलीस्ट एक सिंगल एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो ये मेरा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये मेरा इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मेनी टू वन है एंड कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। इनटू फंक्शन का मतलब देखो, और एक एग्जांपल में भी दिखाया था ना, इनटू का मतलब क्या है, जो रेंज है और जो कोडोमेन है, कोडोमेन में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो रेंज में नहीं है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होगा तो ऑन टू होगा। अगर तुम लोग ज्यादा नहीं याद रख सकते हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इतना याद रखो, रेंज कोडोमेन अगर बराबर होगा, रेंज का मतलब क्या, चेक करके देखेंगे फंक्शन से, तो रेंज जो निकल के आया और जो कोडोमेन सेट हम लिख रहे हैं, कोडोमेन सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोडोमेन सेट लिख रहे हैं, वो दोनों अगर बराबर है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है। इतना तो याद रख ही सकते हो। और अगर यूनिक इमेज है तो 1 1 फंक्शन है, लेकिन अगर एक इमेज का एक से ज्यादा प्री इमेज है तो वो मेनी टू वन हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4।
ये बताने का कोशिश करो। मैंने a लिख दिया है, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। अच्छा, और मैंने फंक्शन दे दिया है x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग -2 देने से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। -1 देने से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 देने से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 देने से 1 मिलेगा और 2 देने से 4 मिलेगा, ठीक है। 2 देने से 4 मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर मैपिंग करो, ठीक है। मैपिंग करने पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। 0, 1 और 2। अच्छा, हमें आउटपुट क्या मिला, ये A है, B है। कोडोमेन हमारा क्या बन रहा है, 4, 1, 4, 1, 0, 1, 4। तो 1, 4 दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो -2 देने से 4 मिला है, ठीक है। -1 देने से 1 मिल गया, ठीक है। 0 देने से 0 मिल गया। 1 देने से फिर से 1 मिल गया और 2 देने से फिर से 4 मिल गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब पहले बताओ, ये 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? अभी अभी करवाया था, बोलो ये हाँ बोलो। मेनी टू 1। मेनी टू 1, ठीक है। मेनी टू 1 है, सेम एग्जांपल ही मैंने सेट किया, ठीक है। अब हम कोडोमेन सेट लिख रहे हैं। अच्छा, इसका रेंज बताओ, इसका रेंज बताओ। रेंज का मतलब है जो सेट ऑफ इमेजेस है, जो इमेज निकल के आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद। बोलो रेंज क्या क्या है? रेंज मतलब सेट ऑफ इमेज। हाँ बोलो। 410। 410, ठीक है। अब मैंने कोडोमेन सेट लिखा अपने मन से, 410 ही लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। अब बताओ ये ऑन टू है कि इन टू है? ऑन टू फंक्शन। ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऐसे करके समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके समझना पड़ेगा कौन सा इन टू है, कौन सा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से आएगा भी कि नहीं नहीं पता, लेकिन हमें तो सीखना पड़ेगा। तो देखो, ये इतना ज्यादा लोड मत लो, थोड़ा थोड़ा सीखो। अभी क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा कि हम लोग जितना सा भी समझे है ना, उतने से हमारा क्वेश्चन आराम से होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1, 1 और मेनी टू 1 तो आराम से याद रहता है, और इसका और एक नाम भी है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और ये ऑन टू इन टू में क्या है, सिंपल ऐसे याद रखो कि अगर मेरा रेंज और डोमेन बराबर है, रेंज और डोमेन अगर मेरा बराबर है, ये ट्रिक याद रखो। रेंज और डोमेन अगर मेरा बराबर है, कोडोमेन, सॉरी डोमेन नहीं, रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू, और अगर नहीं है तो वो इनटू, ठीक है। बस इतना याद रखने से होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइजेक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन कोई अलग फंक्शन नहीं है। अगर किसी फंक्शन में 1, 1 प्लस ऑन टू दोनों जो है फीचर्स अवेलेबल है, तो उसे हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1, 1 के साथ ऑन टू है, जैसे कि ये वाला फंक्शन, ये वाला, ये फंक्शन 1, 1 तो है, साथ साथ ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल बना देते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3, ठीक है, और फंक्शन सेट कर दिया 2x, ठीक है। तो मुझे जो है रेंज क्या क्या मिलेगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, ठीक है। अच्छा, फिर हो जाएगा 2, 4, ठीक है। फिर हो जाएगा 3, 6, ये। और इसके अकॉर्डिंग मुझे रेंज क्या मिला, रेंज का मतलब है सेट ऑफ इमेजेस। तो 2 मिला, 4 मिला और 6 मिल गया, ठीक है। अगर इसका मैपिंग करते हैं, मैपिंग भी कर लेते हैं। मैपिंग में यहाँ a और यहाँ पर b, 1, 2, 3, और मैपिंग करने पे f ऑफ x इक्वल टू 2x है, तो हम लोग का आएगा 2, 4 और 6, ठीक है। तो 1 के लिए कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 के लिए 4 आ गया, 3 के लिए 6 आ गया। देखो यूनिक यूनिक है, मतलब 1, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है। 1, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑन टू क्यों हुआ, ऑन टू के लिए मुझे भी लिखना पड़ेगा कोडोमेन सेट। हम कोडोमेन सेट को ऐसे लिख देते हैं, हम बी सेट लिख रहे हैं अपने मन से, जिसको हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, ठीक है। ये 2, 4, 6 अगर मेरा कोडोमेन सेट बी है, तो यहाँ पर मेरा कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया,
कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज होने से वो ऑन टू हो जाएगा, कोडोमेन और रेंज बराबर होने से वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, अभी अभी देखा। और अगर कोई एक फंक्शन में ऑन टू और वन वन दोनों फीचर्स अवेलेबल है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्शन फंक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो जाता है इनपुट और आउटपुट अगर इक्वल है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कि देखो मैंने एक फंक्शन सेट किया f ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, ऐसे मैंने एक फंक्शन सेट किया। अच्छा, अब मान लो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट लिख रहे हैं ऐसे, इनपुट मैंने देने का सोचा है 1 2 -1, ठीक है। तो मुझे बोलो आउटपुट मुझे क्या क्या मिलेगा, बोल सकते हो। अगर हम लोग 1 इस फंक्शन में दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, f ऑफ x x ही है, तो अगर हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 आएगा। 1। अच्छा, 2 देने से क्या मिलेगा, 2 2 ही मिलेगा। -1 देंगे तो क्या मिलेगा, -1 क्योंकि इसमें कोई ऐड लेस मल्टीप्लिकेशन तो कुछ है नहीं, f ऑफ x x ही है, तो f ऑफ x का मतलब ही तो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन x है और वैल्यू भी x ही है, तो इसका मतलब इनपुट आउटपुट इक्वल आएगा। और एक ऐसा एग्जांपल देते हैं, देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें भी तुम लोग कोई भी इनपुट दे दो, ये 1 to 1 ही देके देखो, इसमें भी अगर हम लोग 1 to 1 इनपुट देते हैं, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर यानी 1, ठीक है। f ऑफ 2 दे दो इनपुट में, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। f ऑफ 3 -1 देने से कितना होगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब बाहर कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 करने पे हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, या फिर तुम लोग कुछ और भी देके देख सकते हो, ठीक है, सेम ही आ रहा है। तो इनपुट और आउटपुट अगर हम लोगों का एक ही जैसा हो रहा है, इनपुट और आउटपुट अगर हम लोग का एक ही जैसा हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो इनपुट में डाल रहे हैं वही आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसे बोला जाता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू 50, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इनपुट देना चाहते हैं, मान लो मैंने इनपुट दे दिया 1 2 या फिर -4, तो बोलो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। अगर हम इस फंक्शन में 1 इनपुट देते हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो। यहाँ तो x है नहीं जो वो एक्टिव होगा, f ऑफ x का वैल्यू 1 दिया तो आंसर क्या आएगा, 50 के साथ तो x ना तो ऐड है, ना तो लेस है, ना तो डिवाइड है, ना तो मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा f ऑफ 1 देने पे मैम 50 ही रहेगा। f ऑफ 2 देने पे भी 50 रहेगा। f ऑफ कुछ भी दे लो, कुछ भी दे लो, एनी वैल्यू, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 50 ही रहेगा। मतलब अगर हम लोग इनपुट कुछ भी देते हैं और उसमें अगर हम लोग का आउटपुट आ जाता है फंक्शन का ही वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट मेरा चेंज नहीं हो रहा है, जो फंक्शन है वो वैसे ही टिका हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, तो देखो इक्वल फंक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, और एक फंक्शन ले लिया g ऑफ x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनपुट देते हैं f ऑफ 2 कितना आएगा, और यहाँ पर इनपुट दे दो g ऑफ 2, मतलब इनपुट हम लोगों ने दोनों में क्या दिया है, 2 ही दिया है, तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, इसमें 2 देने से क्या आंसर आएगा, इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 प्लस 4 कितना आ रहा है बोलो, 8, और इसमें 2 2 प्लस 2 मैम 80 आ रहा है। 80 आ रहा है, ठीक है, 80 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल फंक्शन हुए, क्यों, क्योंकि
ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का 2 लिया बोल के ऐसा बात नहीं है, अगर एक्स का वैल्यू 2 के जगह तुम लोग 1 भी ले लोगे, 0 भी ले लोगे, जो भी ले लो, दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे देखो, अगर तुम लोग 1 लेते हो, सपोज कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 के जगह 1 ले लिया, बोलो तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? और इसका इसमें भी 1 लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में तो x है, अगर x में 1 दे रहे तो यहाँ भी 1 देना पड़ेगा। तो मुझे बोलो 1 देने से क्या आंसर है? हाँ बोलो। 2 नहीं 3 आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 3, और यहाँ पर यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 आएगा। तो कोई भी वैल्यू दे दो, 1 का बात नहीं है, 2 का नहीं है, तुम लोग कोई भी -1 दे लो, जो भी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आया? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x का हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा? f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वल फंक्शन। अब क्या हमेशा fx gx ही रहेगा? नहीं, कुछ और भी रह सकता है। इक्वल फंक्शन का मतलब है जब दो फंक्शन का आउटपुट एक सेम इनपुट के लिए एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट जो दे रहे हैं, इसका जो आंसर आएगा इसका भी वही आएगा। यहाँ जो भी इनपुट दे दो, दोनों में सेम इनपुट यूज करने से अगर सेम आउटपुट आता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इनवर्स फंक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन इसमें से आता है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, नॉर्मली इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 2/3 है, इसका इनवर्स क्या होगा बता सकते हो? 3/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज, है ना। तो ये हो गया हम लोग का इनवर्स फंक्शन। अच्छा, अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, आउटपुट ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम लोग आउटपुट से इनपुट ढूंढेंगे तो इनवर्स होगा। नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है? इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है। इनवर्स फंक्शन का मतलब हो जाएगा फाइंड इनपुट फ्रॉम आउटपुट, ऑपोजिट, ठीक है। इनवर्स का मतलब तो ऑपोजिट हो जाता है ना। नॉर्मल टास्क क्या होता है? इनपुट दे दिया, आउटपुट निकाल लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इनपुट से आउटपुट फाइंड आउट करो, ठीक है। अच्छा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे देखो, हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो 2x है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब for 2 4 6 as output, find input for function f of x इक्वल टू 2x। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? देखो, पहले मैंने तुम लोग को ना ये लिख के दिखा दिया, ठीक है, कि f of x अगर 2x है तो 1 देने से 2 आएगा, 2 देने से 4 आएगा, 3 देने से 6 आएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा? हमें ना ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन ऐसे देगा, फॉर 2 4 6 एज आउटपुट, अगर आउटपुट है 2 4 6, फाइंड इनपुट, हमें इससे इनपुट फाइंड आउट करना है फॉर द फंक्शन f of x, ठीक है। ये गायब रहेगा, मतलब बेसिकली हमें 1 2 3 फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन का आउटपुट अगर 2 4 6 है तो इनपुट कैसे निकालेंगे? तो देखो उसका स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन, हमें ये देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहेगा, ये तो मैंने मतलब आंसर पहले से ही कर रखा है। तो ये क्वेश्चन है मान लो, तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले फंक्शन जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग फंक्शन को लिख लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स को y से असाइन करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स को हम लोग y से असाइन करेंगे, ये करना जरूरी है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 में हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है, और x इक्वल टू कितना आ रहा है वो उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू y/2, ठीक है। लेफ्ट साइड में x रख के बाकी सारे डेटा को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। फिर स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में हमें x और y को इंटरचेंज करना है। x को y लिखना है, y को x लिखना है, ठीक है। x को y लिखना है, y को x लिखना है। तो क्या क्या स्टेप फॉलो किया हम यहाँ पर इन जनरल लिख देते हैं। स्टेप 1 में पहले लिखेंगे
हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, ये हमें लिखना है। अगर वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा है, स्टेप 1 नहीं फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग लेफ्ट साइड में x रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में x रखेंगे, रिमेनिंग राइट साइड में चला जाएगा, रिमेनिंग एट राइट साइड, रिमेनिंग डेटा राइट साइड में चले जाना चाहिए, ठीक है। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग x और y को करेंगे इंटरचेंज, मैंने ये साइन यूज कर लिया, इंटरचेंज, y को x लिखो, x को y लिखो, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल टू x बाई 2 हो गया। अब ये मेरा क्या है, इस फंक्शन में अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इनपुट पता चल जाएगा। कैसे, देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। y मतलब मेरा आउटपुट होता है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए, मुझे इनपुट निकालना है, फाइंड इनपुट, तो आउटपुट क्या है 2 4 6, तो y का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, y का वैल्यू अगर 4 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू x बाई 2, x का वैल्यू हो गया 8। अच्छा एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ये उल्टा दिखा दिया, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। y इक्वल टू एक्स बाई 2 हुआ है, तो अब सीधा सीधा हम लोग ये सब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखो y इक्वल टू एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो, 2 बाई 2, ठीक है, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4 बाई 2 और 6 बाई 2, 4 बाई 2 कितना हो गया 2, और y इक्वल टू लिखेंगे 6 बाई 2 यानी कितना हो गया 3। तो 1 2 और 3 ये मेरा इनपुट होना चाहिए, 1 2 और 3 ये मेरा इनपुट होना चाहिए। तो नॉर्मली ना हमें एक्चुअली इनपुट जो है इस तरीके से लिख के नहीं दिखाने बोलते हैं, बोलते हैं इनवर्स फंक्शन बता दो, मतलब यहाँ तक कि हमारा सोल्यूशन खत्म हो जाता है। इसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर 2 4 6 हमें आउटपुट दे दिया है तो वहां से हम लोग आराम से इनपुट निकाल सकते हैं, किस तरीके से, ऐसे। तो इसका मतलब अगर मेरा 2x मेरा नॉर्मल फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, x बाई 2, ठीक है। 2x फंक्शन ये है जो मुझे आउटपुट देगा, और x बाई 2 फंक्शन वो है जो मुझे इनपुट देगा, ठीक है। x बाई 2 फंक्शन को यूज करके मुझे इनपुट मिल जाएगा, 2x को यूज करके मुझे आउटपुट मिल जाएगा, मतलब 2x का इनवर्स फंक्शन हो गया x बाई 2, ठीक है। 2x का इनवर्स फंक्शन हो गया x बाई 2, इस तरीके से होगा। तो इनवर्स फंक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना ही पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन का मतलब स्टेप 1 में हम लोग पहले y इक्वल टू एफ ऑफ x अगर दिया हुआ है तो y से असाइन करवाएंगे फंक्शन को, फिर लेफ्ट साइड में x रख के बाकी डेटा को हम लोग जो है राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग x और y को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये सब तो हम लोगों ने थोड़ा मतलब पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन करके देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने जो सीखा उससे हम लोग कर भी पा रहे हैं या नहीं। ये वाला 7B, ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B, देखो क्या बोल रहा है। अच्छा क्या दिया है देखो, इफ XYZ PQRS which of the relation on A to B are function, अगर A और B दो सेट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये चारों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन A to B में फंक्शन है। तो तुम लोग को फंक्शन हम याद दिलाते, फंक्शन का मतलब क्या होता था, फंक्शन का मतलब था कि अगर हम लोग दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, फिर उसमें से अगर हम लोग एक सेट रिलेशनल सेट बनाते हैं जिसमें हम लोग वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं जो कि उसमें ऑलरेडी, ये देखो A क्रॉस B करवाना पड़ेगा, ठीक है। A क्रॉस B करवाने से जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें से कुछ एलिमेंट लेके अगर हम लोग एक रिलेशनल सेट बनाते हैं तो इसको रिलेशन सेट तभी बोला जाएगा जब R1 जो है सबसेट होगा A क्रॉस B का, और ये रिलेशन सेट फंक्शन तब होगा जब फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो मैंने यही बात बोला था, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि
क्या ए मेरा फंक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ कहाँ रिपीट है। अगर फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑप्शन में रिपीट है तो वो ऑप्शन तो हमारा फंक्शन होगा नहीं। तो क्या ए मेरा फंक्शन हो सकता है, पहले ये चेक करो। हमें फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बोलो। एक्स क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और बी, बी फंक्शन होगा। बोलो बी फंक्शन होगा कि नहीं। ये फंक्शन होगा। अच्छा होगा, क्यों होगा बोलो। हम एक हर एक का यूनिक वैल्यू है। नहीं, सिर्फ फंक्शन होने के लिए यूनिक वैल्यू होने से होगा। यूनिक वैल्यू है ये तो ठीक है, ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये रिलेशनल सेट में है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म फंक्शन तो तब होगा ना जब ये रिलेशन सेट होगा। और ये रिलेशन सेट कब पता करेंगे, जब ए क्रॉस बी करने पे जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या उसमें ये बिलोंग करेगा, तभी तो फंक्शन होगा। बोलो क्या मेरा बात समझ में आया। फंक्शन होने के लिए पहले रिलेशन सेट होना पड़ेगा। तो ये हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन होगा, आंसर करेक्ट है, ये फंक्शन होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट जो है स्टेप जो है रिपीट नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा क्यों फंक्शन हो रहा है। तो ये फंक्शन हो सकता है, मे बी, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है। अच्छा, सी फंक्शन होगा। सी नो फंक्शन मैम। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो। वाई 3 बार रिपीट हो रहा है। वाई रिपीट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने से ही नहीं होगा। अच्छा, डी क्या फंक्शन होगा। हाँ हो सकता है। हो सकता है, मे बी। यस। अब कंफर्म करेंगे, हैं अब कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करोगे, तुम लोग को देखना पड़ेगा ए क्रॉस बी में क्या ये मतलब फंक्शन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फंक्शन होने के लिए उसे रिलेशन में आना पड़ेगा। क्या वो ए क्रॉस बी के रिलेशन में है, चेक करो है कि नहीं। अच्छा, क्या ए क्रॉस बी करने पे हमें एक्सेस मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो रिलेशन में आएगा वाई एस और जेड एस। अगर ये तीनों मिलेगा ए क्रॉस बी करते हुए तो ऑब्वियसली ये हमारा फंक्शन सेट होगा। रिलेशन सेट है इसलिए फंक्शन सेट भी हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। क्या एक्स एस पॉसिबल है होना, तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ऑर्डर्ड पेयर देख देख के सोचो। ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एस, तो एक्स एक्स तो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब होगा ये ए क्रॉस बी में एक्स एस जरूर है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या वाई एस होगा, क्या वाई एस होना पॉसिबल है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। यस मैम। होगा, जब तुम लोग y से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई एस भी तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या जेड एस मिलेगा हमें, जब ए क्रॉस बी हो रहा था तब क्या जेड एस बना था। जेड एस भी होगा। जेड एस भी होगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन में है। ए क्रॉस ये जो है, ये ऑप्शन बी जो है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी ये रिलेशन सेट है। और क्योंकि इसका एक भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है तो ये फंक्शन भी है, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। अब सी, तो ए सी तो मेरा क्रॉस हो गया था, डी में भी हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। तो डी में देखो क्या एक्स पी होना पॉसिबल है। यस मैम। यस मैम। होगा, होगा है ना। ए क्रॉस बी करोगे तो एक्स पी जरूर होगा, ये देखो एक्स पी। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, वाई आर, क्या वाई आर होता है, इसमें वाई आर होगा, वाई आर क्रॉस भी होगा। प्रोडक्ट वाई आर भी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वाई आर भी होगा। और बोलो। जेड एस भी होगा। ZS भी होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी जो है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी ये रिलेशन सेट है। क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ तो ये फंक्शन भी है, ठीक है। तो क्या मेरा दो दो आंसर है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा दो है। क्या एग्जाम में ऐसा रहेगा, नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां तो तुम लोग को टिक थोड़ी ना करना है ऐसे, वहां तो तुम लोगों को जो है ओएमआर शीट को भरना होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाओ कि फिर हम लोग कैसे आंसर करेंगे। एग्जाम में कंफर्म है कि कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा दो आंसर हो रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। बी एंड डी दोनों आंसर हम लोग का होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा, क्या
बोला है देखो x प्लस वाई x कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये लिख के दिखाते हैं देखो, x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, ये सच दैट का साइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल 5 बोला है, ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या बोला है, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स टू r है। अच्छा फिर क्या बोला है, ये फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, 1-1 मैपिंग है, नन ऑफ दिस है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है, बोल रहा है कि x कॉमा वाई जो है वो r है, r का मतलब यहाँ पर रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर x कॉमा वाई दोनों ही रियल नंबर है तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम मान लो x का वैल्यू 0 लेते हैं, रियल नंबर 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा, बोलो। 5। x का वैल्यू अगर 1 लोगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 4। सपोज x का वैल्यू मैंने -1 ले लिया तो r का y का वैल्यू कितना होगा, बोलो। -1 लेने से कितना होगा, 6 होगा, ये इधर आएगा। अच्छा और अगर 2 लेते हैं x का वैल्यू तो y कितना हो जाएगा, 3। 3, ठीक है। और भी लिख सकते हो लेकिन ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, मैंने लगभग 4 डेटा लिया, इससे समझ सकते हैं। अच्छा क्या ये 0 1 -1 2 ही लेना पड़ेगा, नहीं नहीं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, मैंने ये लिया, तुम लोग कुछ और ले लो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग का जो फंक्शन मतलब फंक्शन है कि नहीं, हमें तो ये चेक करना है ना। आंसर तो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन का बता रखा है कि ये फंक्शन नहीं है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये 1-1 मैपिंग है या नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन कैसे चेक किया जाता है, फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ऑर्डर्ड पेयर बना है उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये इनपुट आउटपुट बेसिस पे बना है तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेगा, 0,5 इनपुट आउटपुट हमेशा होना चाहिए, 1 4, ठीक है, -1 6 2 3। अच्छा तो इसमें तो मेरा एक भी रिपीटेशन नहीं हुआ, फर्स्ट एलिमेंट एक भी रिपीटेशन नहीं हुआ, मतलब ये मेरा फंक्शन तो है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी और नंबर के लिए ये रिपीट हो जाए, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग 0 दे रहे हैं फिर से इनपुट, तो हमें 5 के अलावा क्या कुछ और मिलेगा, अगर मिलता है तो ही तो रिपीटेशन पॉसिबल है। मतलब 0,9 होना पॉसिबल है या फिर 0,6 होना पॉसिबल है, या फिर 0 होगा तो 5 भी 5 होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता है, ये बताओ। मैम 0 देंगे तो 5 ही आएगा, कुछ और तो नहीं आ सकता है, ठीक है, कंफर्म कुछ और नहीं आ सकता है। 1 देने से 4 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है। 1 के लिए कुछ और नहीं आ सकता है, किसी और वैल्यू के लिए कुछ और आ सकता है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा, अगर मेरा इस एलिमेंट के लिए सिर्फ यही आएगा तो अगर आउटपुट मेरा ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर आउटपुट कुछ लिखा तो इनपुट मेरा 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रिपीट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 कुछ और आउटपुट या 1 कुछ और आउटपुट होगा तभी ना रिपीट होगा, या -1 कुछ और आउटपुट। तो ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसमें ऐसा पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि हम लोग एक इनपुट देते हैं और उसके लिए हमें एक से ज्यादा आउटपुट मिले, मतलब 0 के लिए 5 और 0 के लिए कुछ और मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। 1 के लिए 4 के अलावा कुछ और मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब रिपीटेशन तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, मतलब कंफर्म ये फंक्शन है, मतलब ऑप्शन ए तो गया, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, वो हम जब बताएंगे तो बोलेंगे ये कॉम्पोजिट नहीं है। कॉम्पोजिट का मतलब है दो फंक्शन एक साथ जब परफॉर्म करता है। कॉम्पोजिट यहाँ पर दो फंक्शन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, एक ही फंक्शन है, मतलब ये देखो एक फंक्शन है, कॉम्पोजिट ये नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिट मतलब ऐसे दिखता है, ये देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखेगा तो कॉम्पोजिट होगा। तो वो हम बताना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ये कॉम्पोजिट नहीं है, अभी हम बता देते हैं। कॉम्पोजिट का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। अच्छा तो ये फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन है लेकिन ये कॉम्पोजिट नहीं है। अब बोलो क्या ये 1-1 मैपिंग है या नन ऑफ दिस होगा आंसर। 1-1 मैपिंग का मतलब मैंने बोला था कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट अगर हमें मिलता जाएगा तो वो हमारा 1-1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 4 इनपुट दिए, इसके आगे भी कुछ इनपुट अगर देते हैं, क्या उसके लिए हमें यूनिक आउटपुट ही मिलेगा, हाँ कि ना, यूनिक
आउटपुट मिलेगा। मतलब 0 के लिए अगर यूनिक नहीं होता है तब तो रिपीटेशन हो जाएगा। सोचो अगर मेरे 0 के लिए 1 के 5 के अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो यूनिक तो नहीं हुआ ना, तब तो मेनी टू वन हो जाएगा, तब तो मेनी टू वन हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये 1-1 मैपिंग होगा या नन ऑफ दिस आंसर होगा। पहला दो तो क्रॉस हो गया। 1-1 मैपिंग। 1-1 देखो एक सिंपल सा बात है, मैपिंग मतलब फंक्शन होता है। जब ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो नॉट ए फंक्शन क्यों हम लोगों ने बोला कि आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। अब मैंने तो बता दिया ये कॉम्पोजिट नहीं है, तो ये फंक्शन अगर है तो ये 1-1 मैपिंग है। ठीक है, क्यों 1-1 मैपिंग है? क्योंकि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो रहा है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा, चाहे तुम लोग कुछ भी इनपुट लिख लो। मैंने 4 लिखा है, तुम लोग 400 लिख लो, लेकिन एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा 1-1 मैपिंग। ठीक है, ये हो गया 1-1 मैपिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बोला है x, y x इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है x, y सच दैट x का वैल्यू मैंने 4 लिखा है, मतलब क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r। तो ये फंक्शन होगा कि नॉट ए फंक्शन होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो कैसे चेक करेंगे, जैसे अभी अभी चेक किया। अच्छा, तो अगर x, y पेयर में हमें लिखना है तो x इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या है, 4 है। तो हम कुछ भी मतलब अगर x मेरा देखो x, y मतलब क्या हो जाता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो मेरा इनपुट 4 है, आउटपुट मुझे नहीं पता, तो हम आउटपुट, पहला आउटपुट लिखते हैं y1। ठीक है, दूसरे आउटपुट को लिखते हैं y2। तो मुझे x का वैल्यू तो 4 ही रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू अपने मन से चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिक्स कर दिया है, x का वैल्यू मेरा 4 ही रहेगा, तो आउटपुट मेरा कुछ भी आए। ठीक है, x का वैल्यू मेरा 4 ही रहेगा, यही तो कंडीशन हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मुझे बोलो ये फंक्शन होगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है बोलो? सही हुआ आंसर, लेकिन क्यों नहीं है एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, क्योंकि कुछ भी कर लो, मेरा x तो 4 है, तो मेरा इनपुट तो रिपीट होता जा रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट होता जा रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट होगा तो ये नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। ये हो गया मेरा नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये मेरा नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, 4th नंबर, x, y मतलब इनपुट आउटपुट, जहां पर y इक्वल टू x स्क्वायर है, x, y सच दैट y इक्वल टू x का स्क्वायर है, x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r मतलब वही रियल नंबर। तो ये फंक्शन होगा कि नहीं? अच्छा, कैसे समझेंगे? यहाँ पर हमें x, y का कोई वैल्यू फिक्स नहीं किया है, हम लोग अपने मन से वैल्यू ले सकते हैं। क्या वैल्यू लेना पड़ेगा? रियल नंबर। यहाँ पर भी तो हम लोग ले सकते थे रियल नंबर। हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। अगर y1 की जगह कुछ और लिखोगे तो लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी लिखो, r का वैल्यू यहाँ कुछ भी दो, ये फंक्शन तो होने से रहा, क्योंकि x तो मेरा 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, x का तुम लोग जो भी वैल्यू लोगे उसके लिए मुझे लगता है कुछ और वैल्यू मिल सकता है। देखते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा बोलो? 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 लेने से y का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 1। अच्छा, x का वैल्यू 2 लेने से y का वैल्यू कितना आएगा? 4। -2 लेने से 4। ठीक है, तो और एक लिखते हैं, चलो 3 लेने से 9, -3 लेने से भी 9, है ना? तो अगर हम लोग इसको लिखे तो ये सेट कैसे देखने में होगा? ये हमारा ऐसे देखने में हो रहा है 0, 0 1, 1। ठीक है, -1, 1। अच्छा, और 2, 4 -2, 4। ठीक है, फिर 3, 9 -3, 9। इस तरीके से जितना हम लोग लिखेंगे उतना चलता जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑप्शन क्या पूछा है? पूछा है कि ये नॉट ए फंक्शन, फंक्शन या फिर इनवर्स मैपिंग क्या है? तो ये बताओ,
फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है कि इनवर्स फंक्शन है। देखो इनवर्स तो नहीं है क्योंकि इनवर्स होने से हमें आउटपुट से इनपुट ढूंढना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली कैलकुलेशन किया, इनपुट का वैल्यू दिया, आउटपुट मिला हमें, तो यहाँ इनवर्स फंक्शन का कुछ एक्टिविटी दिया नहीं है। इनवर्स फंक्शन देने पे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन का तो यहाँ पर कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। अब आंसर नॉट ए फंक्शन, फंक्शन या नन ऑफ दिस। फंक्शन तभी होगा अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता है तो। देखो क्या कुछ भी वैल्यू लिख लो, क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा, होने से सेकंड एलिमेंट हो रहा है, क्या फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा? नहीं मैम। नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट कब रिपीट होता है, जब हम लोग जीरो देने से जीरो के अलावा कुछ और मिल जाए तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा। मान लो जीरो देने से जीरो भी मिला, जीरो देने से वन भी मिला, तब तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना 0 0 0 1। लेकिन वो तो पॉसिबिलिटीज है नहीं कि जीरो देने पे जीरो के अलावा कुछ और मिल रहा है, नहीं। वन देने से वन के अलावा कुछ और मिलेगा तो ही रिपीटेशन पॉसिबल है। मान लो वन देने पे हमें 3 भी मिला, तब तो हम लोग 1 3 लिखेंगे 1 1 के साथ, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज है नहीं। चाहे तुम लोग कुछ भी रियल नंबर का इनपुट लिख लो, मैंने तो इतना सारा लिखा है, तुम लोग चाहो कुछ और लिख लो, कोई भी डेटा लिख लो रियल नंबर का, लेकिन हमेशा देखना कि हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट तभी रिपीट होगा अगर हमें एक ही इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब ये हम लोग का फंक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन बी फंक्शन हो जाएगा। ये हम लोग का फंक्शन हो जाएगा, ए फंक्शन, ठीक है। फिफ्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का, अच्छा ये फोर्थ किया हम लोगों ने, इसमें भी ऑप्शन बी में दिया हुआ था। अच्छा चलो अब हम लोग फिफ्थ नंबर करते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में दिया है x, y, ठीक है, x, y सच दैट x लेस देन y, x, y बिलोंग्स टू r। मतलब x जो है वो x और y दोनों ही रियल नंबर है, x हमेशा लेस देन y होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे तुम लोग कुछ भी वैल्यू बोलो x का। अब देखो तुम लोग मुझे वैल्यू बोलो, जैसे x का वैल्यू अभी तक तो हम बता रहे थे, तुम लोग कोई भी एक वैल्यू बताओ x का जो कि हमारे y से कम होगा। जैसे मान लो मैंने अगर x का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया x लेस देन y होना चाहिए। अगर x 0 ले रहा है तो y कितना होना चाहिए, 0 से ज्यादा, क्योंकि x लेस देन y का मतलब क्या, y ग्रेटर देन x होगा। अगर x 0 लिख रहा है तो y क्या लिख सकते हैं मैम 1। 1। अच्छा अगर x फिर से 0 ले रहा है तो क्या y कुछ और लिख सकते हैं, एक बार सोच के देखो। यस मैम। हाँ क्या लिख सकते हैं बोलो, कुछ और बोल दो जो कि 0 से ज्यादा होगा। मैम 2। 2, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम इनपुट बदल देते हैं। मान लो मैंने लिख दिया x का वैल्यू -1, तो तुम लोग y क्या बताओगे, -1 से ज्यादा बताओगे, कुछ भी ज्यादा नंबर बता दो। मैम 3। 3 बता रहे हो, ठीक है। चलो और एक बताओ -1 के लिए। मैम 0। अच्छा 4 0 0 भी होगा, ठीक है, 4 0 भी होगा। अच्छा तो यहाँ पर अगर हम लोग पेयर लिखेंगे तो 0 1 आएगा, ठीक है, 0 2 भी आएगा, -1 3 भी आएगा, -1 4 भी आएगा, -1 0 भी आएगा, कुछ और भी आ सकता है। अब बोलो क्या ये फंक्शन होगा कभी? मैम फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट कर जा रहा है। क्यों रिपीट कर जा रहा है, क्योंकि हम 0 के अगेंस्ट में 1 2 100 बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, -1 के अगेंस्ट में लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हो। लाइक यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर 2 लेने पे 3 के अलावा भी हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। हो गया गड़बड़, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर जाएगा ऐसे केसेस में, ठीक है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन देखो, बोल रहा है कि नॉट ए फंक्शन, फंक्शन 1 1। अच्छा तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो फिर मैपिंग 1 1 मैपिंग तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा नॉट ए फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से चेक करना होता है। 6th नंबर में देखो बोला है द डोमेन, डोमेन ऑफ दिस वन, क्या क्या दिया हुआ है 1 7 और 2 6, ठीक है। डोमेन बताओ, डोमेन का मतलब कॉपी में देख लो अगर याद नहीं है, इनपुट सेट, ठीक है। तो बोलो इनपुट सेट कौन कौन सा है, इनपुट कॉमा आउटपुट बेसिस पे लिखते हैं तो हाँ बोलो। 1 और 2 है। हाँ 1 और 2 है। इनपुट, ये तो इनपुट है,
ये क्या होता है, पीछे वाला क्या होता है, आउटपुट। हमेशा ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, इनपुट आउटपुट। अभी तो आज स्टार्टिंग में ही हम लोग लिख रहे थे इस तरीके से। तो डोमेन का मतलब इनपुट सेट होता है। तो इनपुट हम लोग का हो गया 1,2, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, 7th नंबर तुम लोग बताओ, रेंज बताओ। ये 3,0, 2,0, 1,0, 0,0। रेंज का मतलब आज ही हम लोगों ने देखा, जो आउटपुट होता है उसे रेंज बोलते हैं। हम 0 0, ठीक है। सारे 0 है तो 4 बार 0 मत लिख दो। क्यों नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। 4 बार 0 नहीं लिखना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसीलिए अच्छा, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा 7th का। तो क्या क्या लिखा हुआ था यहाँ पर लिख लो। 30201000, 30201000। हमें बोला है क्या निकालने के लिए, रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेजेस। इमेज पीछे लिखा जाता है यानी कि आउटपुट। ठीक है, तो इमेज मेरा हो गया 0, 0 हो जाएगा मेरा इमेज, यानी ऑप्शन बी। 8th number, the domain and range of x, y such that y equal to x square where x, y belongs to R। ठीक है, अच्छा देखो, x, y, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट, सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x, y बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, फ्रैक्शन। ठीक है, सारे डेटा हो सकते हैं ना। रियल नंबर मतलब सारे नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें बोला है कि इनपुट देखो, यहाँ पर हमें कैसे दिया है, रियल कॉमा नेचुरल नंबर, रियल कॉमा रियल नंबर, रियल कॉमा नॉन नेगेटिव, नन ऑफ दिस। अच्छा, नेचुरल नंबर का क्या फीचर्स होता है बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स का क्या फीचर्स होता है। 0 मैम 1 किसमें से आता लेके है, हाँ बोलो, सही बोल रहे थे, 1 से लेके 1 इंफिनिटी। अच्छा, इसमें 0 नहीं आता है, क्या रियल नंबर में 0 होगा, क्या रियल नंबर 0 को इंक्लूड करता है। हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ पर बोला है डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जितने भी ऑप्शन है, पहला डोमेन बता रहा है, दूसरा रेंज बता रहा है, ये डोमेन बता रहा है, ये रेंज बता रहा है, ये डोमेन बता रहा है, ये रेंज बता रहा है। ठीक है, ये तो नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया है कि एक्स वाई रियल नंबर है तो उसमें 0 इंक्लूड होगा, मतलब हम डोमेन देखो ना, मेरा हर एक डोमेन रियल नंबर बोला है। ठीक है, हर एक डोमेन मेरा रियल नंबर बोला है, यानी कि हम 0 को एज ए इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनपुट 0 का स्क्वायर लेते हैं तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या मेरा ऑप्शन ए वैलिड है कि इनवैलिड हो जाता है। मैम इनवैलिड इनवैलिड है ना, ऑप्शन होगा। ए तो फिर ऑकर्ड होगा ही नहीं। देखो ऐसे समझना पड़ेगा, हम फिर से बता रहे पॉइंट समझो। बोला है कि ये रियल नंबर है, ठीक है भाई, रियल नंबर होगा, एक्स वाई दोनों रियल नंबर है। तो रियल नंबर मतलब हम लोग 0 से लेके कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 0 भी उसमें इंक्लूड होता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपना इनपुट ना 0 देंगे, दे ही सकते, क्योंकि मुझे तो अलाउड है रियल नंबर लिखना, तो मैंने 0 का स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन आउटपुट ये बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, जो कि 0 को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं ऑप्शन बी के तरफ। बोल रहा है रियल नंबर और आंसर बोल रहा है आउटपुट रियल नंबर आएगा, लेकिन हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। क्या ये बात सही है कि अगर हम रियल नंबर का इनपुट देंगे तो मुझे रियल नंबर का आउटपुट मिलेगा और वो नॉन नेगेटिव होगा। क्या ये बात सही लग रहा है तुम लोगों को। यस मैम। हाँ, क्यों क्यों नॉन नेगेटिव होगा बता सकते हो। मैम नॉन नेगेटिव का मतलब तो 0 तो आएगा ना।
না না নন নেগেটিভ মানে জিরো না, নন নেগেটিভ মানে হচ্ছে মাইনাসে আনসার আসবে না। কেন আসবে না বলো, মাইনাসে কেন আসবে না? ফাংশনটা দেখো তাহলে বলতে পারবে। y इक्वल टू x का स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव क्यों आएगा बोल रहा है? तुम लोग अगर इनपुट में कुछ माइनस डेटा दोगे लाइक -1 का स्क्वायर, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो? ये तो आउटपुट का जगह है। हाँ बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। क्या हर हालत में पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है? यस मैम। यही बात था, ठीक है। क्यों नॉन नेगेटिव है समझ में आया? क्या हम ये समझा पाए? बोलो एक बार। Yes, ma'am. किसी भी कंडीशन में ये नॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और रियल नंबर इनपुट देंगे तो आउटपुट में रियल नंबर आ ही सकता है। ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा ये सही है। तो बोलो बी आंसर सही है कि सी आंसर सही है? क्योंकि रियल देने पे तो रियल नंबर इनपुट रियल दोगे तो आउटपुट रियल आ ही जाएगा। रियल भी बात करेक्ट है, लेकिन अगर मुझे ये बता रहा है कि आउटपुट मेरा हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, बात तो सही है। एक्स का वैल्यू कुछ भी लगा लो, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो मेरा तो आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव ही आएगा आउटपुट। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा परफेक्ट है? ए तो क्रॉस आउट हो गया, बी परफेक्ट है, सी परफेक्ट है, या नन ऑफ दिस होगा? मैम बी। बी, ठीक है। इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 8 का हम लिख देते हैं बी। 8 का मैंने आंसर लिख दिया बी। यहाँ पर हो जाएगा रियल नंबर इनपुट देंगे तो हमेशा इसमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर आउटपुट मिलेगा। अच्छा 9, let the domain of x be the set 1 which of the following functions give values equal to 1। बोल रहा है कि डोमेन ऑफ x, ठीक है, डोमेन का मतलब इनपुट, वो 1 है। अगर हम लोग इनपुट 1 दे रहे हैं, डोमेन का मतलब इनपुट होता है। देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया है, डोमेन सेट दिया है 1। अच्छा, डोमेन का मतलब इनपुट, को डोमेन का मतलब आउटपुट, ठीक है। ये तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि लैंग्वेज याद रखो। डोमेन का मतलब इनपुट, को डोमेन का मतलब आउटपुट। डोमेन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स मतलब ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यू इक्वल टू 1। अब इस 1 को, अब इस 1 इनपुट को कौन से फंक्शन में डालने से आउटपुट 1 मिलेगा, फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा, वो तो चेक करके देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए में चेक करो। ऑप्शन ए में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 देते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 मिल जाएगा। लेकिन इसमें और एक भी एड ऑन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो जी ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग अगर 1 देंगे तो हमें फंक्शन का वैल्यू 1 मिलेगा। क्या बाकी गलत है? बिल्कुल गलत है, देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स में ये बी वाला देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बोला है तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 होगा। चलो ठीक है, ये तो 1 आ रहा है। जी ऑफ एक्स बोला है 1 माइनस एक्स, तो जी ऑफ 1 देंगे तो कितना आएगा बताओ, जी ऑफ 1 देने पे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0 तो फिर नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें तो बोला इक्वल 1 होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी पे चेक करो, एफ ऑफ एक्स 1, यहाँ पर बोला है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, बोलो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो बोलो कितना आएगा, है बोलो। मैम 4। Ma'am, set पे 2 3 4 4 आएगा ना, 4 यस आएगा, मैम। ठीक है। 1 तो नहीं आ रहा है, और gx का मतलब बोल दिया है, और वैसे भी ये नहीं आया तो दूसरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम तुम लोग को चेक करके दिखवा देते हैं। 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो बोला है 1 किस में आएगा वो बता दो, तो ठीक है, ऑप्शन ए में ही मेरा आंसर आ गया, क्योंकि पहले वाले में ही आ गया ना, इसलिए मैंने बाकी में भी तुम लोग को चेक करवा दिया कि बाकी आंसर क्यों नहीं होगा, ठीक है। बाकी नहीं होगा, पुट करने से समझ में आ जाएगा। अच्छा, 10th नंबर का क्या बोला है देखो, 10th नंबर में बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ -1 कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ये वाला। एफ ऑफ एक्स बोला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ -1 निकालने के लिए बोला है, निकालो।
x के जगह -1 पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे पुट होगा, ये तो फंक्शन है, एक्टिव यहाँ पर होगा, एक्टिव होने के बाद आउटपुट क्या आएगा, करके बताओ कितना आएगा। 1/2। हाँ 1/2। x के जगह -1 पुट करो, यहाँ भी जैसे इधर पुट करोगे तो इधर भी पुट करना है, -1 कितना हो गया 1, माइनस माइनस में +1 तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन 10th का ऑप्शन हो गया हम लोग का बी। ठीक है, अच्छा सेम टाइप का और एक क्वेश्चन है 11 वाला भी, देखो क्या बोला है, इफ g of x इक्वल टू x माइनस 1/x, g ऑफ -½ क्या होगा, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1/x, तो g ऑफ -½ कितना होगा बताओ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग कर दिया, कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना होगा। दोनों साइड -½ पुट करो, इधर भी पुट करो इधर भी पुट करो, x के जगह पे वैल्यू सिर्फ x के जगह पे जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू अपना वैसा ही रहेगा 3। है 3। बाकी लोग 3 आ रहा है आंसर, यस मैम। देखो सबको ही देखो 3 आ रहा है कि नहीं। ये देखो इधर -½ लिख दो, जहां जहां x है वहां वहां -½ लिखो, बाकी जो जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, अच्छा अब इसका एलसीएम कर लो, माइनस कॉमन ले लो, ½ + 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -½ माइनस माइनस हटा दो, ½ + 1 कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है, ये 1/2, अब 3/2 × 2/1 3 हो गया। बाकी तुम लोग ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, तुम लोग जैसा ठीक समझो कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके करो नहीं लेके करो एक ही बात है। तो 11 का 3 आ गया, मतलब ऑप्शन डी। अच्छा 12th नंबर देखो, if f of x equal to 1 divided by 1 minus x, g of x equal to x minus 1 divided by x, then f not g of x, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बताते हैं। देखो f of x equal to 1 divided by 1 minus x, g of x equal to x minus 1 divided by x, ठीक है। अच्छा अब f ये ना जीरो नहीं है, ये नॉट साइन होता है, g of x कितना होगा, ये ही है कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ ना तो ऐसे लिखा जाता है, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ और इसके अंदर जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ इसके अंदर जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसे कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, उसे ऐसे नॉट साइन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग को बोला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को निकालने के लिए, ठीक है, मतलब एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स को इनपुट देना है, ठीक है। जैसे तुम लोग जब -½ को इनपुट दे रहे थे तो x के जगह -½ लिख रहे थे, -1 इनपुट दे रहे थे तो x के जगह -1 लिख रहे थे। सिमिलर वे से अगर f के अंदर g ऑफ x को इनपुट दोगे तो f फंक्शन को कैसे लिखोगे मुझे बता सकते हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मैंने x के जगह g ऑफ x लिखा तो इधर का रिप्लेसमेंट क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस ये x के जगह क्या लिखेंगे बोलो, कांस्टेंट वैल्यू तो अपना वैसे ही रहेगा, इधर क्या लिखेंगे g ऑफ x, ठीक है। हाँ ये लिखेंगे हम, पहले g ऑफ x लिख दिए, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे g ऑफ x, हम लोग एक एक स्टेप से समझ लेते हैं। g ऑफ x हो गया, ठीक है, दोनों साइड बराबर कर लिया। अब g ऑफ x का मुझे वैल्यू पता है, ठीक है, g ऑफ x का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पर g ऑफ x के जगह लिखो, कितना लिखोगे x माइनस 1 x। हाँ, और यहाँ पर भी सेम तरीके से g ऑफ x के जगह सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। अब आंसर निकालो, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, नीचे x ले लो, x माइनस x प्लस 1 कितना होगा आंसर, x आ गया, ठीक है। तो f ऑफ
x माइनस वन डिवाइडेड बाई x का मतलब आंसर आ गया x। अब x माइनस वन डिवाइडेड बाई x का मतलब क्या है, g ऑफ x है, तो f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x आ गया, हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर ऐसे लिख सकते हो f नॉट g ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, तो आंसर आ गया x। तो देखते हैं x आंसर है कि नहीं हम लोग का। हाँ है, ऑप्शन ए, 12 का ऑप्शन ए। तो ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो, एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो गलत नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद डायरेक्टली तुम लोग ये वाला कर सकते हो। ठीक है, ये साइड वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो जितना प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी ऐसे स्टेप वाइज प्रैक्टिस करो पहले, आंसर गलत नहीं आएगा। फिर 13 में भी सेम दिया है, जी नॉट एफ ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। 13 में बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और बोल रहा है जी नॉट एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या निकालने बोला है, g इसके अंदर f ऑफ x होना चाहिए। क्या तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि g के अंदर अगर हम लोग f ऑफ x पुट करते हैं तो किस तरीके से स्टेप वाइज, अब इसको देख के फॉलो करना है। तो यहाँ पर x के जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x, ये होगा कि नहीं देखो, क्योंकि g में इनपुट देना है f ऑफ x को, तो यहाँ दे दिया x के जगह f ऑफ x, यहाँ भी x के जगह f ऑफ x, यहाँ भी x के जगह f ऑफ x। अब हमें पता है कि f ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। अब कैलकुलेट करो, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होता है वैसे कर लो, एलसीएम करके 1 माइनस x और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, तो 1 माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1, ये और ये कैंसिल और माइनस 1 कैंसिल, x आ गया। ठीक है, सॉल्व करके फिर से x आ गया, तो g ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का मतलब f ऑफ x होता है, g ऑफ f ऑफ x हो गया x। सेम आंसर आया पहले वाले की तरह है, तो आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है, आंसर बी हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग का कॉम्पोजिट फंक्शन से भी ना क्वेश्चन काफी पूछ लेता है। कॉम्पोजिट फंक्शन हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, अगर ऐसे नॉट साइन में दे देता है तुम लोग को ऐसे लिख लेना है, अगर ऐसे समझ में आता है, अगर अदरवाइज अगर इसको समझ लेते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे इसका इंटरप्रिटेशन कर लोगे तो तुम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। नॉट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, इसके आगे एक ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बन गया। अगर ऑपोजिट दिया हुआ है जैसे कि इस क्वेश्चन में था f नॉट g ऑफ x, तो f के बाद एक ब्रैकेट लगा तो g ऑफ x एज इट इज रहेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेट करने क्या बोला है। उसके बाद आराम से स्टेप वाइज फॉलो करते हुए करते जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 14th नंबर, the function f of x equal to 2 to the power x is 1 mapping 1 many 1 none of this। ठीक है, चलो फिर से वो 1 जो आज स्टार्टिंग में सीखा उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। देखो क्या बोला है, f of x equal to अगर 2 to the power x है तो हमें बताना है कि ये, अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 मेनी 1 और 1 मेनी। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन तो होगा या फिर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो आंसर नन ऑफ दिस होगा, और अगर फंक्शन है तो ये तीनों में से कौन सा है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, x और y का वैल्यू देख के ही ना चेक करेंगे। 1 और मेनी 1 तो हमारे इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है, तो अगर x का वैल्यू सपोज 0 देते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 से स्टार्ट किया, कोई भी नंबर लेते हैं, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन तो बोला नहीं है हमें कि x का वैल्यू क्या नंबर है, तो हम लोग रियल नंबर मान के करते हैं। तो अगर x 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, बोलो, 2 to the power 0, ये y है, तो f of x मतलब y है, लास्ट दिन फंक्शन में लिख पाया था ना, f of x का मतलब y, तो 2 to the power 0 का मतलब कितना होता है, बोलो, 1। अच्छा, अब 1 लेने से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा चलो कुछ और ले लेते हैं, -2 लेने से कितना आएगा, 2 to the power -2,
ये कैसे सॉल्व होता है, 1/2 टू दी पावर 2 हो जाता है। अगर हमारा पावर ऐसे है नेगेटिव में है तो उसका फॉर्मूला 1/a टू दी पावर m होता है, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग का पावर में नेगेटिव वैल्यू है तो वो 1/, हो जाता है। तो अगर हम लोग -2 ले रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा +2 लेने से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अच्छा चलो अगर हम लोग लेते हैं इसमें -1 तो कितना आएगा बता सकते हो, अभी अभी सिखाया, देख के बोलो। -1 लेने से कितना आएगा, रूल्स क्या है, 1/a टू दी पावर m हो जाएगा। a मतलब कितना है, यहाँ पर 2 टू दी पावर -1 है तो फॉर्मूला क्या है, 1 लिखना है, नीचे a का मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 टू दी पावर m का मतलब -1 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने वाला 1/4 होगा ना मैम? हाँ ये 1/4 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। ये वाला नहीं, -2 वाला ना, इधर लिख दिया था गलती से, ये 1/4 1/2 होगा। चलो काफी सारा मैंने लिख लिया, अब इसको कॉमा कॉमा फॉर्म में लिखते हैं, 0 1 1 2 -2 1/4 और 2 4 -1 हाफ, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है लेकिन कितना लिखे, एक तो लिमिटेशन होगा ना। अच्छा अब सबसे पहला बात है ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट तो कहीं रिपीट नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट तब रिपीट होता है अगर मेरा 0 देने पे मान लो कि 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो हम 0 को यहाँ पर नीचे कुछ मान लो 2 आ रहा है, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो कोई भी ऐसा हमारा इनपुट नहीं है जिसके लिए हमारा एक से ज्यादा आउटपुट आए, मतलब 1 देने पे 2 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन तो है, मतलब ऑप्शन डी तो गया, ठीक है, फंक्शन है। अब आइडेंटिफाई करो 1 1 है, 1 मेनी है या मेनी 1 है, ठीक है। 1 1 का मतलब एक के लिए एक यूनिक आउटपुट आएगा तो वो 1 1 होगा। मेनी 1 का मतलब क्या था, मेनी 1 का देखो याद करो कैसे था। मेनी 1 का मतलब यहाँ पर मान लो एक इनपुट से हमें जो है 2 आउटपुट मिल रहा था, लेकिन ऐसा होने पे तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो फंक्शन के अंडर नहीं आएगा। मैपिंग हो सकता है फंक्शन के अंडर, मतलब एक हमारा इनपुट जैसे आज ही किया ना, मेनी टू 1 में हम लोगों ने क्या देखा, आज ही जो स्टार्टिंग में किया मेनी टू 1 में हम लोगों ने क्या देखा, ये था मेनी टू 1, ठीक है। ये देखो मेनी टू 1 मतलब एक इनपुट से एक, ये जो इनपुट है मतलब ये जो आउटपुट है, देखो ये हम लोग का क्या हुआ था, -2 के लिए भी 4 आया था और 2 के लिए भी 4 आया था, तो ये फंक्शन तो बन जा रहा है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा ये मेनी टू 1 फंक्शन हो रहा है क्योंकि हमारा एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट है, ठीक है। क्या वो इस केस में पॉसिबल है या फिर ये 1 1 लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब ये तो देखने से ही पता चलेगा ना। ये क्या लग रहा है तुम लोग को, ये 1 1 ही रह जाएगा या कभी ये मेनी टू 1 हो सकता है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि इधर हम लोगों का 0 के लिए 1 के अलावा 0 के लिए 1 के अलावा कुछ और आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, मतलब 2 के लिए भी 0 है, ऐसा हो सकता है, मतलब 2 आउटपुट के लिए भी इनपुट, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 1 1 होगा, करेक्ट 1 1 होगा। ये 1 टू मेनी या मेनी टू 1 तो होना पॉसिबल ही नहीं है, ये हम लोग का 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 होगा, ऑप्शन है। अच्छा 1 टू मेनी क्यों नहीं होगा, 1 टू मेनी होने से तो फंक्शन ही नहीं होगा। 1 टू मेनी का मतलब क्या है, इधर 1 के लिए 5 भी है मान लो, 1 के लिए 7 भी है, तो 1 5 और 1 7 हो गया ना, और 1 5 1 7 होने से तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो 1 मेनी तो होने से रहा, 1 मेनी का तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। मेनी टू 1 वो हो जाएगा, ठीक है। तो मेनी टू 1 जो है ये कंसेप्ट होता है या 1 1 होता है, तो आंसर हम लोग का 1 1 आ रहा है क्योंकि यूनिक आंसर आएगा, ठीक है, यूनिक आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 के लिए मेरा 1 है और मान लो 1/4 के लिए भी मेरा 1 के लिए 2 है और 1 के लिए कुछ और है, ऐसा पॉसिबल मेरा नहीं है, ठीक है। 1 के लिए 2 है, 1 के लिए कुछ और है, ऐसा मेरा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मेरा मेनी टू 1 तो नहीं होगा, 1 1 ही ये होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो गया। 15 का देखो क्या बोला है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालने के लिए बोला है। फंक्शन क्या है, f of x इक्वल टू log 10, f of x इक्वल टू log 1 plus x बेस 10। अच्छा
लॉग तो नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं करवाया, ठीक है हम समझा देंगे। फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स जो है वो रियल वैल्यू बनाएगा, ठीक है। और जब x का वैल्यू कहां से कहा जा रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9, ये लिख लेते हैं। रेंज हमें दिया है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और x का वैल्यू लेस देन 9 है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 0 से लेके 9 के अंदर है, 0 से 9, ठीक है, 0 से 9 इंक्लूडिंग 0 एंड 9। x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि रियल नंबर है, पॉइंट वगैरह कुछ भी आ सकता है, 0.001 कुछ भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर बता रखा है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे चेक करना चाहिए, हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से चेक करेंगे। तो अगर हम लोग f ऑफ 0 देते हैं तो आंसर क्या होगा, भले ही तुम लोग को लॉग नहीं पता लेकिन देख देख के लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा एक डेटा दिया हुआ है तो x की जगह हमें पता है इनपुट पुट करना पड़ता है, हम लोगों ने पुट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 + 0 1 हो गया, यहाँ नीचे 10 होगा, ठीक है, ये लॉग लिखने का सिस्टम है। और अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो कि log 1 0 होता है, जैसे 2 to the power 0 या कोई भी वैल्यू 2 the power 0 1 होता है, वैसे तुम लोग याद रखो कि log 1 एनी बेस, ये log का बेस है, ठीक है, ये log का बेस है, log 1 एनी बेस हम लोग का 0 होगा। जब तुम लोग log करोगे तो वो चीज हम दिखा देंगे क्यों होता है। अभी के लिए इतना याद रखो कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ये बेस में चाहे कुछ भी लिखा हुआ रहे। अब हम लोग ये 9 से चेक करेंगे, ठीक है, 9 से चेक करने पे आ जाएगा 1 + 9 और यहाँ पर बेस में आ गया 10, तो यहाँ पर हो गया log 10 बेस 10, ठीक है। log 10 और बेस 10 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे log 1 का वैल्यू हम लोग का एनी बेस 0 होता है, वैसे log 10 का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। log 10 का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा, बेस कुछ भी हो, log 10 1 होता है, log 1 0 होता है, ये याद रखना है तुम लोग को फिलहाल के लिए। बाकी जब log पढ़ोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। अभी बस इतना समझो कि log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, तो ये 0 और 1 आ गया, ठीक है। तो 0 और 1 आ गया हमारे इनपुट के अगेंस्ट में, इनपुट मिनिमम इनपुट 0 और मैक्सिमम इनपुट 9 देने पे हम लोग का आउटपुट 0 और 1 आया, मतलब 0 के लिए आउटपुट 0 और 9 के लिए आउटपुट 1। इसका मतलब मैक्सिमम आउटपुट 1 तक जा सकता है, मिनिमम आउटपुट 0 तक जा सकता है। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब हमारा आउटपुट f ऑफ x जो है वो 1 या 1 से कम हो सकता है और 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आउटपुट का जो है अपना रेंज डिफाइन कर दिया। तो हम लोग का रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 और कॉमा 1, ठीक है। जैसे इनपुट का क्या हो गया 0 से लेके 9 तक, आउटपुट 0 से लेके 1 तक, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखो आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमें 0,1 बताने से ही होगा। अच्छा, 0,1 हमें कौन सा बताना है, 15 का हमें a बताना है, c नहीं बताना है, क्योंकि ये सेकेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेकेंड ब्रैकेट में हमें सेट दिया हुआ रहता है या फिर इनपुट कॉमा आउटपुट लिख सकते हैं, ये तो दोनों ही हमारा आउटपुट बता रहा है ना। तो आउटपुट को हम लोग ऐसे थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं कि हम लोग का आउटपुट 0 से लेके 1 तक जाएगा, 0 और 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखने के लिए आंसर ऑप्शन दिया हुआ रहता है या फिर ऐसे भी लिखने बोल सकता है। तो हम लोग को क्या दिया था, हम फिर से बता रहे हैं, हमें x दे दिया था, इनपुट का हमें जो है मतलब लिमिट बता दिया था कि इनपुट 0 से लेके 9 तक रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, हम लोग को ये बताना है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज बताओ, मतलब आउटपुट, रेंज यानी आउटपुट यानी सेट ऑफ प्री इमेजेस, सॉरी सेट ऑफ इमेजेस क्या क्या हो सकता है। तो अब हम लोग कितना वैल्यू ले, 0 से 9 में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू हमें दिख रहा है उसी से कनेक्ट करके देख रहे हैं कि मिनिमम देने से मिनिमम रेंज आएगा, मैक्सिमम देने से मैक्सिमम रेंज आएगा, यानी रेंज हम लोग का 0 से 1 तक होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें बोला है रेंज बताओ तो रेंज को ऐसे थर्ड ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ये सी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा सेम क्वेश्चन एक है, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये 20 वाला, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये पहले 20 वाला कर लेते हैं, उसके बाद 16 17 करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से।
बोल रहा है फॉर द फंक्शन hx 10 टू द पावर 1 प्लस x, एक फंक्शन hx दिया है जिसका वैल्यू है 10 टू द पावर 1 प्लस x, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। डोमेन मतलब इनपुट सेट, इनपुट सेट में x है जो कि रियल वैल्यूज है, जिसका रेंज है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। ये रेंज का मतलब हम लिमिट बता रहे हैं, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा और 9 या 9 से कम है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 है क्योंकि इक्वल 0 है ना, और मैक्सिमम कितना है 9 है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है, द रेंज इज। तो कैसे निकालेंगे रेंज, तो h ऑफ x में इनपुट हम लोग 0 देंगे, तो 0 देने से क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 10 टू द पावर 1 यानी 10, और मैक्सिमम वाला 9 देंगे, 9 देने से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 9 यानी 10 टू द पावर 10, ठीक है। तो हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 10 टू दी पावर 10, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 10 टू दी पावर 10 हो सकता है। और अगर इसको हमें ये रेंज ऐसे करके लिख के दिखाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे h ऑफ x, ठीक है। h ऑफ x यहाँ पर लिख दिया, लेस देन इक्वल टू क्या होगा 10 टू दी पावर 10 से कम या 10 टू दी पावर 10 हो सकता है, और ये ग्रेटर देन 10 है या 10 ग्रेटर देन 10 या 10 है, मतलब 10 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, मतलब h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। देखते हैं किस तरीके से आंसर दिया है, अभी देखो ऐसे आंसर दिया है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन ए होगा, दोनों तरीके से यहाँ पर आंसर दिया है, मतलब किसी भी एक तरीके से तुम लोग को दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि h ऑफ x, एक्चुअली h ऑफ x का मतलब ही तो y हो गया ना, तो y का वैल्यू हम लोग का क्या आया, y का वैल्यू हम लोग का आया 10, या देखो एक तो हम लोग बोल सकते हैं y का वैल्यू 10 आया क्योंकि 10 टू दी पावर 10 तक जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आया। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दोबारा कि y का वैल्यू हम लोग का लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम इनपुट 9 ही है, तो मैक्सिमम ये आ सकता है या उससे कम, और जो मिनिमम है वो 10 आ सकता है या उससे ज्यादा, तो उसको ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये 20 का हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला कर सकते हैं, 15 तक किया था मैंने, फिर इसके बाद 20 किया, सिमिलर क्वेश्चन था बोल के। अब 16th नंबर देखो, 16th नंबर में क्या बोला है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ -1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है एफ ऑफ x इक्वल टू 2x का, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का मतलब है आउटपुट से इनपुट निकालना है, एफ ऑफ x का मतलब 2 ऑफ x बोला है। अब स्टेप याद करो, सबसे पहले एफ ऑफ x अगर दिया हुआ है तो उसे y इक्वल टू 2x लिखो, ठीक है, मैंने सेम एग्जांपल दिया हुआ है। फिर x को राइट हैंड साइड में रखो और बाकी सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करो, फिर x और y को चेंज करके लिखो, x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो, ठीक है। तो ये इनवर्स, तो f ऑफ -1 f टू दी पावर -1 इक्वल टू x बाई 2 हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन का वैल्यू x बाई 2, सिर्फ वैल्यू निकालना होता है, ये देखो ऑप्शन बी, ठीक है। ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है, हम लोगों ने एग्जाम्पल में मैंने यही वाला क्वेश्चन लिया हुआ था। अच्छा, 17 में देखो f ऑफ x बता दिया है x प्लस 3, g ऑफ x बता दिया x स्क्वायर, देन f नॉट g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। f ऑफ x बता दिया है x प्लस 3, g ऑफ x बता दिया है x का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को बोला है f नॉट g ऑफ x क्या होगा, ठीक है। तो f ऐसे ब्रैकेट लगा लो, g ऑफ x अभी अभी सिखाया था, तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो। हम लोग को लिखना है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो इसके जगह g ऑफ x, तो इसके जगह भी g ऑफ x लिखो, g ऑफ x प्लस 3। अब g ऑफ x का वैल्यू हमें पता है x का स्क्वायर, तो इधर भी लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज वगैरह तो कुछ दिए हुए नहीं है, x स्क्वायर प्लस 3 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। इतना ही आसान है, ऑप्शन ए। फिर 18 f ऑफ x बता दिया है, g ऑफ x बता दिया है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x निकालने बोला है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मैंने नहीं सिखाया लेकिन आराम से तुम लोग कर सकते हो। f ऑफ x इंटू g ऑफ x निकालना है, f ऑफ x बोला है x प्लस 3, ये देखो दे दिया है x प्लस 3, g ऑफ x बोला है x का स्क्वायर, तो लगाओ x का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन करो नॉर्मल जैसे होता है, x स्क्वायर इंटू x, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सिंपल, ठीक है।
तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो गया सी। अच्छा, अब 19th नंबर करते हैं। 19th नंबर लास्ट क्वेश्चन, इनवर्स निकालने बोला है। hx इक्वल टू log x बेस 10। ठीक है, यहाँ पर बोला है hx इक्वल टू log x बेस 10, इसका हमें इनवर्स निकालने बोला है। सबसे पहला स्टेप इनवर्स का होता है f ऑफ x रहे या h ऑफ x, उसे हमें y से रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग स्टेप 1 में लिखेंगे y इक्वल टू log ऑफ x बेस 10। ठीक है, अब हमें x को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, y को इधर लेके जाना है। अब होगा थोड़ा सा दिक्कत, बिकॉज तुम लोग को लॉग नहीं पता है। तो हम देखो लॉग छोटा सा एक एग्जांपल से 2 मिनट में समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, इसी चीज को हम लोग लॉग में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखो 3 को हम लोग बोलते हैं पावर, तभी तो बोलते हैं 2 टू दी पावर। ये हम लोग का आंसर आ गया, यानी इसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू, और इसे बोला जाता है बेस। लॉग में बेस यहाँ लिखो, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू लिखो, और यहाँ पर पावर लिखो। ऐसा क्यों करते हैं, देखो लॉग क्यों लाया गया, 2 टू दी पावर 3 तो कर लोगे, लेकिन अगर मैंने बोल दिया 2 टू दी पावर 2, 5, 7, 9, तब कैलकुलेटर भी फेलियर हो जाएगा कि 2 टू दी पावर 2579 का मतलब क्या होगा। लेकिन लॉग हमें इसको बताने के लिए कैपेबल है, इसीलिए लॉग का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो अभी इतना ही समझो, हमें वैल्यू को यहाँ लिखना है, बेस को यहाँ लिखना है। तो बेस कितना है 2, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू कितना है 8, और ये आंसर कितना, इधर पावर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है ये हमें क्या बता रहा है, अच्छा ये यहाँ पर पावर का आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉग हमें क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8। ठीक है, कितने बार हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करें, कितने बार हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करें कि 8 मिल जाएगा, आंसर इज 3 टाइम्स। ठीक है, लॉग ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग मुझे थोड़ा सा शायद बता सकते हो, मैंने यहाँ पर y का वैल्यू क्या लिखा, log x बेस 10, मैंने y का वैल्यू लिखा log x बेस 10। ठीक है, अब 2 टू दी पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 का मतलब, अब log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, इससे अगर हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसे, ये है लॉगरिथम फॉर्म, ये है पावर फॉर्म। तो इसको अगर पावर फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे बनेगा, मतलब log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, इसको अगर पावर फॉर्म में लाएंगे तो कैसे होगा, ये बेस है तो 2 टू दी पावर बेस टू दी पावर पावर, ये पावर है और ये वैल्यू हो जाएगा। तो सेम यहां से मुझे बोलो कि ये मेरा क्या है, ये बेस है, ये मेरा क्या है, वैल्यू है, ये मेरा क्या है, पावर है। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, क्या बता सकते हो मुझे, ये देख देख के कंपेयर करके, फिलहाल के लिए कंपेयर करके मुझे बता सकते हो कितना होगा। ये देखो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, ये देखो इससे इसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट वही करना है। यहाँ पर इसके जगह ये है और 3 के जगह y है, बोलो कैसे करके लिखोगे, थोड़ा सा कोशिश करो तो एटलीस्ट मतलब ये क्वेश्चन का कुछ वैल्यू होगा, अदरवाइज तो वैल्यू नहीं रहेगा ना इसको करने का। तो मैंने अभी बताया, देखो log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो इसमें ये log जो लिखा हुआ है, ये तो मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पावर है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये सॉरी ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा पावर है। अब अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बेस टू दी पावर पावर होता है ना, तो कितने टू दी पावर क्या लिखना पड़ेगा बोलो, ये सब मैंने लिख दिया, अब देख देख के बोलो। हाँ बोलो। 10 का पावर y is equal to x। हाँ, 10 का पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, सही हुआ है। अच्छा, अब हम लोग अपना इनवर्स फंक्शन के कंसेप्ट में आ जाते हैं। अब इसको x को इधर लिखेंगे, 10 टू दी पावर y को इधर लिख दिया। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें राइट हैंड साइड में x, लेफ्ट हैंड साइड में x रखना है, बाकी सारे डेटा को राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, अब x और y को इंटरचेंज करके लिखो, x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो, आंसर मिल जाएगा। देखते हैं आंसर y इक्वल टू 10 टू दी पावर x है कि नहीं। ये देखो 10 टू दी पावर x, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया, y इक्वल टू 10 टू दी पावर x, इस तरीके से होगा। इसमें थोड़ा लॉग था, तो देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जब लॉग सीखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन इतना काफी है समझने के लिए कि
लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे जाया जा रहा है, ये छोटा सा मैंने स्टोरी बता दिया जिससे कंपेयर करके ये आंसर कर सकते हो। बाकी जब तुम लोग लॉग पढ़ लोगे तो फिर ये तुम लोग के लिए आसान सा बात हो जाएगा। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि लॉग दिया हुआ है तो उससे हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग रहेगा तो फंक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया ये वाला जो एक्सरसाइज था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। आज जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम।